कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं है देश में जिसकी एमआरपी पहले से लिखी ना हो। आप एक पेन भी खरीदते हैं, उसकी एमआरपी लिखी हुई है। किसान के गेहूं की कोई एमआरपी लिखी ही नहीं है, धान की कोई एमआरपी है ही नहीं, टमाटर की कोई एमआरपी है ही नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान की किसी भी उत्पाद की कोई भी एमआरपी तय नहीं है जो मांग रहे, और बाकी किसान जो भी खरीदता है, खाद खरीदता है उसकी एमआरपी तय है, बीज खरीदता है उसकी तय है, पेस्टिसाइड खरीदता है उसकी तय है। तो जो आप उस किसान को दे रहे हैं वो तो आप एक मूल्य पर दे रहे हैं, लेकिन किसान जो पैदा कर रहा है उसकी कोई आप मूल्य नहीं दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक हम विभिन्न कड़ियों में आपको कविताएं, कहानियां, लेखकों से मुलाकात, इतिहासकारों से मुलाकात, और आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण रचनाकार, इतिहास पर काम करने वाले हिंदी के जो कम विद्वान हैं उनमें से सुभाष चंद्र कुशवाहा जी। सुभाष चंद्र कुशवाहा जी हिंदी दुनिया के दर्शकों के लिए पहले मेहमान हैं, या यूं कहें कि थोड़ा नए मेहमान हैं। हमारी बातचीत पहली बार किताबी दुनिया के दर्शकों के हवाले से होगी। हम आज बात करेंगे, उनकी किताब है अवध का किसान विद्रोह। इसके साथ उन्होंने चौरी चौरा कांड पे किताब लिखी है, और कहानी संग्रह आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मूल रूप से हम लोग आज बात करेंगे अवध के किसान विद्रोह के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम जिस समय में रह रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर के हमारी समस्याएं कितनी गहरी हैं, और सरकार का रवैया भी उसी अनुपात में कितना असंवेदनशील है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सर, किताबी दुनिया की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस कड़ी में मैं कुछ बातें समझना चाहता हूं कि जो अवध का किसान विद्रोह है, आपको लिखते हुए आपने जो नायक की परिकल्पना थी किसान विद्रोह को लेकर के, जिस तरह का खेल जाति व्यवस्था को लेकर के किया गया था, उस पर बात की है, और जो 3 तरह की वहां पर जिम्मेदारी प्रथा के जो रूप थे उन पर आपने गहराई से विचार किया। महत्वपूर्ण बात उसमें जो मुझे ये लगी कि बाबा रामचंद्र को लेकर की जो धारणा बनी हुई थी, उस धारणा को आपने एक तरीके से पुनर्परिभाषित किया है कि नायक कौन है। आज जब इस आंदोलन को आप देखते हैं और उसमें अवध क्षेत्र के किसानों की जो अनुपस्थिति है, तो क्या कारण है कि एक समय वो था कि जब अवध का किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में उसकी मिसाल उसे नहीं मिल रही थी इतनी मजबूती के साथ, और आज इतनी अनुपस्थिति क्यों? देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल आपका है। पहली बात कि हम इस पर भी बात कर लेंगे आगे प्रश्नों में कि अवध का किसान विद्रोह ये केवल क्षेत्रीय किसान विद्रोह नहीं है, या अवध के किसान विद्रोह से केवल हम अवध के प्रसंगों को नहीं जान सकते हैं, हम पूरे देश के प्रसंगों को भी जान सकते हैं, और वर्तमान किसान आंदोलन को भी उसकी दिशा और दशा पर बात कर सकते हैं। पहली बात आपके सवाल पर ही हम आते हैं। देखिए, पूर्वांचल जो है, जो हिंदी जो हमारा एक तरीके से क्षेत्र है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हिस्सा आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक जिस जाति व्यवस्था के दलदल में जी रहा है, वो जाति व्यवस्था भूमि के स्वामित्व को परिभाषित करती है। वो जाति व्यवस्था किसानों के पूरे स्वामित्व को परिभाषित करती है, उसकी अस्मिता को भी परिभाषित करती है। यही कारण है कि वो अस्मिता बोध जो है पूर्वांचल के किसानों में पैदा नहीं हो पा रहा है अभी भी, क्योंकि जमीन का जो बहुसंख्यक जो स्वामी है या स्वामित्व है, वो चंद लोगों के पास है, और जिनके पास है वे लोग दरअसल पता नहीं क्यों वर्तमान सत्ता व्यवस्था में ये महसूस कर रहे हैं कि बस तो ये सरकार जो है वो हमारी सरकार है, हमारे लिए काम कर रही है, भले ही उनको कोई दूरगामी या वर्तमान में फायदा न दिख रहा हो। सिर्फ इस मनोदशा में वो कतई नहीं चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन में हम आए। और जब तक देखिए, बड़े काश्तकार जिनके पास स्वामित्व है, लैंड की होल्डिंग ज्यादा है, अगर वो भाग नहीं लेंगे, तो जो मजदूर किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है, एक तो जमीन का मालिक नहीं है,
33% लोग पूर्वांचल में भूमिहीन है। तो इतने व्यापक पैमाने में जो आबादी भूमिहीन है वो दरअसल सीधे सीधे किसान आंदोलन में नहीं आएगी। देखिए, आंदोलन को लीड हमेशा वही आदमी करता है जो थोड़ा बौद्धिक रूप से और आर्थिक रूप से भी सक्षम हो। नेतृत्व वही चाहता है। नेतृत्व सीधे सीधे आप चाहें कि एक भूमिहीन किसान दे तो नहीं देगा। यही कारण है कि वर्तमान किसान आंदोलन में भी जो नेतृत्व दे रहे हैं वो काश्तकार, पढ़े लिखे काश्तकार है, थोड़ा बेहतर स्थिति में है, इसलिए वो लीड कर रहे हैं। ये और बात है कि इस किसान आंदोलन की जो पीछे जो गर्भ में जो छिपी हुई दंश है उसमें मारा मजदूर भी जाएगा, मारा वो निम्न किसान भी जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं रहा। पूर्वांचल की जाति व्यवस्था में दरअसल उच्च जातियों के पास ही जमीनें हैं, ज्यादातर जमीनें उनके पास है, और वो जातियां वर्तमान सत्ता के साथ वो एकदम, जिसको आप कहिए कि वो गले लगाकर उस सरकार को अपने को अपना मान रही है। ऐसी स्थिति में वो किसान आंदोलन को लीड नहीं कर रही है और किसान आंदोलन पैदा नहीं हुआ। दूसरी बात, पूर्वांचल बड़ा धर्मभीरू समाज रहा। आप देखिए तो जितनी विपन्नता पूर्वांचल में है, या पूर्वांचल का दूसरी काट आपको कालाहांडी ही होगा। इसके बावजूद भी पूर्वांचल जो है शिक्षा पर बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगा, मंदिर पर बात जरूर करेगा, मस्जिद पर बात जरूर करेगा। उसके लिए मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है। भले ही जिस अयोध्या में मंदिर की बात की जा रही है उस अयोध्या में एक भी अस्पताल। सर, आपने ऐसे बताया कि अयोध्या में एक अच्छा अस्पताल नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें वहां पर हैं। और पूर्वांचल के संदर्भ में कहें तो वहाँ के लोग मंदिर और मस्जिद की बात ज्यादा सोचते हैं। ये जो पूरा दौर है जहाँ पर हमने अपने समाज के सवालों को छोड़ दिया है और हम सिर्फ अपने धार्मिक अस्मिता को लेकर के ही हमारी एक पहचान बनती चली जा रही है। ये पहचान जो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये पूरे देश के स्तर पर ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में है तो वहां पर इनका असर ज्यादा दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि एक इस आंदोलन पर काम करते हुए कि अवध के आंदोलन में भी हम देखते हैं कि सन्यासी भी शामिल हैं और भी सारे लोग शामिल हैं, आज के दौर में वो कहीं पर उनकी भूमिका दिखाई पड़ती है किसानों के बीच? देखिए, ऐसा है कि सन्यासियों का में अगर आप वर्गीकृत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ सन्यासी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो जनता की समस्याओं से न जुड़े हों या जुड़ते हों, अभी भी हैं। अब दिक्कत यह है कि आप किन सन्यासियों को प्रमोट कर रहे हैं, किनको आगे लाना चाह रहे हैं और किनको पीछे कर रहे हैं। आपको याद होगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को निर्मोही अखाड़े ने शुरू किया था और स्वयं वो अलग कर दिया गया है और उसकी पीड़ा वो सोशल मीडिया में आ चुकी है, वो खुद मानस जी की पीड़ा आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सन्यासी जो है जन विरोधी हों या सारे सन्यासी जनता को केवल करने का काम कर रहे हैं। सन्यासियों में हमेशा एक वर्ग रहा है जो जनता के साथ जुड़ना भी चाहता है, उसके दुख दर्दों के साथ जुड़ना चाहता है, भले ही वो धार्मिक भी रहा। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज ऐसे सन्यासी पसंद नहीं किए जा रहे हैं और उन सन्यासियों को ज्यादा महत्व मिल रहा है जो कट्टरता से बात करें, जो अमानवीयता से बात करें, जो हर हाल में हिंदुत्व की बात करें। तो ऐसे लोग ही इस समय ऊपर सतह पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा, तो ऐसे सन्यासी हैं लेकिन वो सतह से गायब कर दिए गए। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था, आपको देखिए कि जनता की पूरी मनोदशा अपने आप नहीं बनती है, बनाई जाती है। अंग्रेज आए तो आपको शिक्षा का अधिकार दिए। 1902 के आसपास गोरखपुर और जनपद की बात करिए या अयोध्या क्षेत्र की बात करिए तो राजाओं के यहाँ 1-2 स्कूल होते थे। एक राजा के राज्य में 1 या 2 स्कूल, और उसमें कौन लोग पढ़ते थे? उसमें सामंतों के ही बच्चे पढ़ते थे, जनता पढ़ नहीं जाती। अंग्रेज हमारे शोषक थे, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, इसके बावजूद उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, स्कूल खोले और उसमें हम पढ़ने गए। ये शिक्षा का अधिकार हमको वहीं से मिला है। इसको आप मानिए या ना मानिए, स्वीकार करिए या ना करिए, लेकिन ये सत्य है कि अंग्रेजों ने ही शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोले और हम वहां पढ़े।
अभी वो पढ़ाई का एक दौर चरमोत्कर्ष पर पहुंचा ही था कि बैक गियर उसमें लग गया है। प्राइमरी पाठशाला लगभग खत्म हो चुके हैं। प्राइमरी पाठशालाओं से पढ़कर अब कोई लड़का आगे की देश में अपने योगदान दे पाएगा, ये संदेह है। लेकिन आप 90 के आसपास तक की जो पीढ़ी जितनी पढ़कर आई है, आप उनके ऊपर गौर करिए तो सब गांव के स्कूलों से पढ़कर आई है। वही IAS बने, वही PCS बने, वही नेता बने, वही उद्योगपति बने, या देश के विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने में उन्होंने योगदान दिया। आज स्थिति बदल गई है। अगर आप कहिएगा तो कोई प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहा है तो कुछ नहीं करेगा, केवल अक्षर ज्ञान मिल जाए उतना बहुत है। और आज तो स्थिति है कि 5वीं तक पढ़ा हुआ बच्चा ठीक से हिंदी भी नहीं पढ़ पाता है, तो उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वो योगदान देगा। तो समाज को आपने इतना जाहिल और मूर्ख बना दिया कि उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो धर्म के नाम पर जो उसको अपील दी जा रही है, या जो उसको धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और उसकी बुनियादी समस्याओं से काट दिया जा रहा है, उस पर वो सोचेगा? नहीं सोच सकता। जिस प्रगतिशील ज्ञान की जरूरत थी वो आपने दिया नहीं। और सत्ता पक्ष को हमेशा मूर्ख जनता ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो सवाल नहीं खड़ा करती है। तो जाहिर है कि पूर्वांचल आज उस जकड़बंदी में फंस चुका है, और इसको मुक्त करने का एक ही तरीका है कि शिक्षा को लेकर आंदोलन चले, जनता शिक्षित हो। और जनता एक बार शिक्षित हो जाती है वैज्ञानिक तरीके से, तो अपने बुनियादी हक को भी वो मांगती है। और शायद ये पंजाब के किसान जो सड़क पर आए हुए हैं ना, उसमें उनकी एक शिक्षा का बड़ा योगदान है। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपकी किताब को पढ़ते हुए कि आपने नेहरू का जिक्र किया है कि वो आते हैं और किसानों के बीच आते हैं। गांधी आते हैं तो गांधी भी अपना पूरे हिंदुस्तान को घूमते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, जितने बड़े लोगों को हम देख रहे हैं, ये सारे लोग गांव और किसानों के बीच जा करके चीजों को देखते हैं। क्या आजादी के बाद ये जो प्रक्रिया आजादी के पहले घट रही थी, बाद में कहीं हमको दिखाई पड़ती है कि किसानों के बीच नेता जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, या सिर्फ जाते हैं तो सिर्फ खाली अपनी जो रेटिंग है बढ़ाने के लिए जाते हैं? देखिए, ऐसा है, बात सही है कि आजादी की लड़ाई और उससे थोड़ा पूर्व भी जाइए, 1920 से लेकर 1926-30 तक का काल देखिए, तो भारत की राजनीति की पूरी नेतृत्व का विकास किसानों के बीच से हुआ है। मैं तो कहता हूं कि नेहरू की राजनीति की प्राथमिक पाठशाला ही किसान आंदोलन है। अगर किसान आंदोलन आज का नहीं होता तो नेहरू राजनीतिक रूप से उतने सक्षम नहीं बन पाए होते जो हमको इतिहास में दिखाई देते। और ये अकारण नहीं है कि रायबरेली चुनाव क्षेत्र आज भी कांग्रेस यानी नेहरू परिवार के पास है। आज भी उनका संसदीय क्षेत्र रायबरेली है। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन की पूरी जड़ जो है रायबरेली, प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में शुरू हुई थी, और नेहरू उससे लगातार जुड़े रहे। ये और बात है कि नेहरू को जोड़े रहने में उनके पिताजी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आज राहुल जी के साथ एक कमी है। राहुल जी किसान आंदोलन से उस तरह नहीं जुड़ पा रहे जिस तरह नेहरू जी जुड़े। शायद इसके लिए मान सकते हैं कि वो बैकिंग, वो पीछे से जो सपोर्ट था वो नहीं। आजादी के बाद की स्थितियां ये है कि आप 60 तक के बाद देखिए, 60 के दशक तक बहुत सारे नेता गांव में गए और गांव से नेता निकल कर शहर तक आए हैं। वो आजादी के आंदोलन का प्रभाव था। वो आंदोलन, आजादी के आंदोलन की वो सीख थी जो नेताओं को गांव तक ले जा रही थी। लेकिन जल्द ही इस संसदीय राजनीति का उपयोग करते हुए वो सारे सामंत, सारे राजा भारतीय राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, सत्ता में अपना स्थान बना लेते हैं और उस सत्ता को प्रभावित करने लगते हैं। तो जब एक बार जिस फ्यूडल क्लास को तोड़कर भारत की आजादी की लड़ाई को एक हद तक हासिल किया गया था, पुनः वह फ्यूडल क्लास मुख्य धारा में आ जाता है और धीरे धीरे किसान फिर पीछे होते जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। ये बात सही है कि आजादी की जिस लड़ाई को भगत सिंह लड़ना चाह रहे थे, जिस सरभारा की बात को कर रहे थे, वो नहीं हासिल हो पाए। जो भी आजादी हासिल हुई उसमें अपेक्षा की गई थी कि जमींदारी समाप्त हो जाएगी, जमींदारी उन्मूलन कानून बना भी,
लेकिन दुर्भाग्य से उसमें बहुत कमियां थी, त्रुटियां थी, और जमींदारी उन्मूलन कानून के बावजूद जमींदारी एक तरीके से बरकरार रही। बहुत कम जमीनें जमींदारों से निकल पाई और जनता के बीच में वितरित हो पाई। कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, बंगाल को छोड़ दीजिए, कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, खास करके जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट की, पूर्वांचल की, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो विनोबा भावे जी ने जो जमीनें भूदान से लेकर गरीबों को दिया था, वो भी बाद में सामंतों ने छीन लिया। जिनको दिया गया था उनसे ले लिया अपने पास। तो ये दुर्भाग्य रहा कि जमींदारी उन्मूलन कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाया और किसानों का एक व्यापक वर्ग गरीब और भूमिहीन बना रहा। और जाहिर है कि जब राजनीति को आपने इतना पैसे से चुनाव को जीतने का तौर तरीका आपने बना दिया कि 15 करोड़ 20 करोड़ में चुनाव जीता जा सकता है, तो किसान उससे बाहर हो गया, उसको होना ही था। ये महत्वपूर्ण था। ये अवध के किसान विद्रोह को पढ़ते हुए आप 3 बातें जो मुझे समझ में आई हैं कि आप कहते हैं कि यहाँ पर 3 तरह की प्रथाएं थी, लेकिन अवध में जो मिलती है वो महलवारी ज्यादातर आपको दिखाई पड़ती है। और जो अवध हेरिटेज एक्ट बना था उससे किसानों की स्थिति लगातार बदतर हुई। और इसी समय जब हम पूरा अवध के क्षेत्र पर जो अधिकार हम देखते हैं कि जिस तरह का रहा है वजीरिस्तान के समय या इससे थोड़ा सा और पहले जाएं, वहां की जो रैयत थी उसके मन में गुस्सा तो था, लेकिन वो अपने जमींदारों के प्रति था या सीधे सीधे अपने केंद्रीय व्यवस्था के प्रति था। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है जो हमको साफ साफ समझना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह है दरअसल वो सामंतों का विद्रोह है। जनता बाद में उसमें शामिल होती है और सामंत यानी जो राजे महाराजा थे वो इसलिए अंग्रेजों से विद्रोह कर रहे थे कि उनका स्वामित्व खतरे में दिखाई दे रहा था। वो जनता के हित के लिए नहीं विद्रोह कर रहे थे, लड़ रहे थे, क्योंकि कर्नवालिस की जो भूमि सुधार जो नीति थी और अंग्रेजों के जो प्रारंभिक अफसर थे उनका ये मानना था कि हमको सीधे किसानों से जुड़ना चाहिए और भू कर को सीधे किसानों से वसूलना चाहिए। ये बिचौलिए के रूप में जो सामंत है इनको किनारे कर देना चाहिए, ये ज्यादा शोषण करते हैं। जाहिर है कि ये नीति सामंतों के विरुद्ध थी, राजे महाराजों के विरुद्ध थी, क्योंकि बिचौलिया थे तो उनकी पूरी आय किसानों से ही हो रही थी। तो उनको लगा कि अरे भाई हमारी तो जमीन ही छीन जाएगी, क्योंकि जमीन के मालिक वही थे, किसान तो किराएदार था, मालिक नहीं था। तो उन्होंने बगावत की। 1857 समाप्त होते ही अंग्रेजों ने इसका विश्लेषण किया कि ये विद्रोह क्यों पैदा हुआ। तो उनको लगा कि भाई भारत जिस जाति संरचना में और जिस फ्यूडल सिस्टम में रहता है या रहा है उसमें हम सामंतों के पीठ पर हाथ रखकर बहुत आसानी से अपना हक हासिल कर सकते हैं, लगान वसूल सकते हैं। और इनको किनारे करके अगर हम वसूल करेंगे तभी यहाँ की जनता इतनी बौद्धिक रूप से चेतन संपन्न नहीं है कि वो मुझको अच्छा कहेगी और मेरे साथ आएगी। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी नीति को पलट दिया और उन्होंने कहा नहीं, हम लगान की जो 3 व्यवस्थाएं हैं, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी या जमींदारी, इसका ही हम पालन करेंगे। इसको कुछ हद तक रैयतवाड़ी में सीधे किसानों से लगान वसूला गया, लेकिन जो अवध पूरे प्रांत में जिस पद्धति को तालुकदारी व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें एक महल पूरे गांव को एक यूनिट एक महल बांधकर लगान फिक्स हो जाता था। जमींदार साहब को इस गांव का इतना लगान अंग्रेजों को देना था और जमींदार साहब उसको अपना होल्डिंग के हिसाब से वसूलते थे। मैं ये कहना चाह रहा था, अवध प्रांत में इस व्यवस्था से किसानों का दोहरा शोषण हुआ, क्योंकि अंग्रेज पुनः जमींदारों या तालुकदारों के माध्यम से लगान वसूलने लगे। और यहाँ से 1800 प्रथम विश्व युद्ध जो खत्म हुआ 1918 में, उसका जो युद्ध कर लागू किया गया वार टैक्स, उसकी भी मार पड़ी जमींदारों पर। तो जमींदार जाहिर है कि अपने घर से वार टैक्स नहीं दे रहा, फिर उसने उसको बढ़ाकर, अगर उस पर मान लीजिए कि 4000 एक स्टेट को देना था युद्ध कर,
तो उसने 8,000 रुपया जनता से वसूला और 4,000 उसने अंग्रेज को दिया, 4,000 उसने भी उसने कमाया। जमींदारों का शोषण चरम पर था, इसलिए अंग्रेजों के वार टैक्स वसूलने की जो नीति अपनाई गई उससे किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ है, और वो शोषण जमींदारों के माध्यम से हुआ, और जमींदारों ने टैक्स से दूना टैक्स वसूला। और दूना क्या, आप अवध के किसान विद्रोह में पूरे आंकड़े देखेंगे कि केवल हम बंगाल का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 35 करोड़ जहां जमींदार वसूलता था, उसमें से केवल और केवल 7 या 8 करोड़ ही अंग्रेजों को देता था, यानी ब्रिटिश सत्ता को देता था। बाकी सारा पैसा उस सामंतों के पास ही रहता था। तो जनता का जबरदस्त शोषण हुआ, और इसमें जो गुस्सा जनता का फूटा प्रारंभिक रूप से जमींदारों के विरोध ही फूटा है। ब्रिटिश सरकार चूंकि जमींदारों से टैक्स लेती थी, जमींदार बिचौलिया थे, तो उसकी हिफाजत करना भी ब्रिटिश सत्ता का दायित्व था, और तब ब्रिटिश सत्ता इन्वॉल्व होती है जमींदारों को बचाने के लिए। जैसे किताब आई थी राम कहानी सीताराम, उस किताब पढ़ते हुए और ये क्या कहते हैं सावरकर को पढ़ते हुए उस समय एक और बात दिखाई पड़ती है उसमें दोनों किताबों के हवाले से कि किसानों को खूब आर्मी में भर्ती किया गया था, और एक समय के बाद जब वो युद्ध खत्म होता है तो वो वापस आते हैं और उनकी नौकरी चली जाती है। तो एक व्याख्या उसकी ये भी है कि जो किसानों में जो आक्रोश है वो ब्रिटिश सत्ता की को लेकर ये भी है कि हमने आपके लिए लड़ाई की और अब जब चीजें बदल चुकी हैं तो हमारी नौकरी चली गई। इतिहास पर काम करते हुए आप इसके बारे में क्या आपकी बात बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो गांव के काफी लोगों की भर्ती हुई, और स्वयं महात्मा गांधी जी इस अभियान में शामिल थे। उन्होंने कहा लोगों से कि भाई सेना में भर्ती हो जाइए, और गांधी जी की शायद ये सोच थी कि या ये उम्मीद थी कि हम ब्रिटिश सत्ता की जब हिफाजत करेंगे तो इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सत्ता जीतने के बाद हमें आजाद कर देगी, हमारा मुल्क हमारे हाथ में आ जाएगा। और इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ प्रचारित किया कि हमको इस सेना में शामिल होकर ब्रिटिश सत्ता का साथ देना चाहिए। काफी लोग शामिल भी हुए। स्वयं चौरी चौरा में कई हमारे नायक हैं जो ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे, और आज के किसान विद्रोह में भी कई ऐसे नायक आपको मिलेंगे जो अंग्रेजों के सेना में भर्ती हुए थे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जाहिर है कि लाखों की संख्या में भर्ती हुए लोगों को सरकार को ढोना आसान काम नहीं था, उनको पैसा देना था, वेतन देना था, उनका काम निकल चुका था, उन्हें निकाल बाहर किया। पेंशन दिया, पेंशन मिले है कुछ लोगों को 5 रुपया 7 रुपया महीने के रूप में पेंशन मिली है। ये लोग गए हैं तो दो तरह से इन्होंने विरोध किया है। एक तो देखिए, गांव के लोगों को जब बाहरी दुनिया से एक्सपोजर हुआ, बाहरी दुनिया में गए, स्वयं चौरी चौरा का जो भगवान अहिर है वो कुली कॉर्प्स में था और बसरा की सीमा पर उसने युद्ध किया। 1917 में रूस की क्रांति, रूसी बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी। बोल्शेविक क्रांति के पर्चे लगातार सीमाओं पर युद्ध में बांटे जा रहे थे, और उसमें भूमिका कुछ भारत के एम एन राज जैसे क्रांतिकारी भी निभा रहे थे जो विदेशों में उसमें रह रहे थे। स्वयं भगवान अहिर को वो पर्चा मिला था। तो ये जो किसान भले ही अनपढ़ थे और बाहरी दुनिया को देख रहे थे, उनके दिमाग में बात आ गई थी कि इस जुल्म के प्रतिकार में दुनिया का एक देश ऐसा है जहां किसानों की अपनी सत्ता कायम हो चुकी है, तो क्यों हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। एक तो कंसेप्ट लेकर वो गाँव में आए थे, और इसलिए जितने सैनिक लौट कर आए थे और जिनको एक तरीके से रिटायर कर दिया गया था, वो सब कहीं न कहीं आंदोलन में विद्रोह में भाग लिए हैं। आप उनकी पूरी सूची बना लीजिए, तो हर विद्रोह में सेना से निकाले गए सैनिक शामिल है। अवध के किसान विद्रोह में मैंने सूरज प्रसाद यानी छोटा रामचंद्र जब गिरफ्तार हुआ था, तो गोसाईगंज एक स्टेशन है अयोध्या से 30 किलोमीटर के आसपास, एक 3 रिबन लगाया हुआ एक किसान जो है किसानों का नेतृत्व कर रहा था, यानी कि वो 3 रिबन प्रतीक था सेना का था, सेना में भाग ले चुका है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है भाग लिए। दूसरी चीज देखिए, ये बात सही है आपका कहना कि उनका गुस्सा ब्रिटिश सत्ता के साथ रहेगा, क्योंकि वो बाहरी दुनिया को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि ये युद्ध भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ, दरअसल हम उसके टूल्स के रूप में इस्तेमाल किए गए। गुस्सा तो था, लेकिन उससे कम गुस्सा स्थानीय सामंतों से नहीं था उनका, क्योंकि स्थानीय सामंत ही तो पकड़ पकड़ कर इनको सेना में ले गए थे। लोग अपने आप नहीं गए थे, ये सब पकड़वा कर ले जाए गए। यहाँ तक कि जो चौरी चौरा कांड में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ना, वो अंग्रेजों ने नहीं गिरफ्तार किया है, अंग्रेजों ने मुकदमा उस पर चला, लेकिन गिरफ्तारी का सारा काम सामंतों ने किया। सामंतों के लोग ही उनको गिरफ्तार करते थे, उनके लटकायत जाकर किसानों को उठा लाते थे, और कई बार तो सिर्फ उनको उठा लिया जाता था जो जमींदार साहब के विरुद्ध कभी न कभी काम किए हो। इससे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने चौरी चौरा में भाग लिया कि नहीं लिया। जमींदार साहब को मौका मिल गया, उन्होंने पकड़ा और कहा कि ये भी शामिल था, इनको भी ले जाइए अंदर, ले गए। ज्यादा जुर्मी मुझको हमेशा लगते हैं कि स्थानीय सामंत थे, और कभी भी उन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में, जनहित में काम किया ही नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जबकि अंग्रेजों ने बहुत हद तक कुछ न कुछ हमारी न्यायिक प्रक्रिया में, हमारे कार्यालय पद्धति को बेहतर बनाने में, या ये कह सकते हैं कि संस्थाओं को मजबूत करने में कुछ न कुछ योगदान दिया है, और वो संस्थाएं बाद तक भी, आजादी के बाद भी चलती रही। तो यह है। उसमें एक और बात मिलती है कि उसमें हिंदू महासभा ने कहा था कि मैं 1 लाख लोगों को हम भर्ती कराएंगे, और ये उसका डॉक्यूमेंट ये है कि सावरकर साहब लिखते हैं कि दरअसल ये मान लिया गया था कि हिंदू महासभा का काम ये है कि वो अपने को खास बनाए रखने के लिए, एक तरीके से अंग्रेजों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने के लिए उसने भर्ती कराया। दूसरा उसका एक और मतलब जो तथ्य मिलता है कि उसमें ये माना गया कि अगर यहाँ पर ब्राह्मण और उच्च वर्ग के लोग शामिल हो जाएंगे तो एक वर्चस्व भी वहाँ स्थापित होगा। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके ये भी मिलते हैं कि उसमें दलित जातियों को, जो निम्न वर्ग की, उनको भी खूब शामिल कराया गया। आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या? जहाँ तक सावरकर जी का प्रसंग है, देखिए वो बहुत ओपन है, खुला है, उसके आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। जिन शर्तों के साथ माफीनामे के द्वारा सावरकर जी मुक्त होते हैं जेल से, उसमें एक शर्त ही उन्होंने रखी थी कि आप हमको छोड़ दीजिए तो मैं आपके लिए काम करूंगा, आपके लिए मैं हिंदू महासभा के बैनर तरह में लोगों को गोलबंद करके आपके लिए काम करूंगा। तो उनका तो उद्देश्य था, वो करना ही था, इसी शर्त पर मुक्त हुए थे, कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि वो करना ही था, उन्होंने किया ही। देखिए अंग्रेज हमेशा ये मानते थे कि सेना में वो लोग ज्यादा काम करेंगे जो निम्न जाति के हैं। अंग्रेजों का कंसेप्ट बहुत साफ था। इवन कि जो गिरमिटिया मजदूर बाहर ले जाए गए ना, जिसमें बाबा रामचंद्र जो अवध किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता स्थापित किए गए हैं, वो ब्राह्मण परिवार से थे। और आपको बता दूं कि वो तीसरी बार वो चयन पीजी जाने के लिए तीसरी बार उनका चयन हुआ है। पहली बार उनके नाम से उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो ब्राह्मण आदमी है, ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो मजदूरी काम करेंगे नहीं। नाम बदल कर बाबा रामचंद्र जी चयनित होते हैं और पीजी जाते हैं। ये अंग्रेज इस बात को जानते थे कि श्रम प्रधान काम जो वो लेना चाहते थे वो निम्न जातियां करेंगी, इसलिए हमेशा उनको निम्न जातियां ज्यादा सुविधाजनक लगती थी। एक और गौर देखिएगा कि आंकड़े में बता रहा हूँ, आप पूर्वांचल से हैं, आप अच्छी तरह समझेंगे। चौकीदारों की जब भर्ती हुई ना, 80% के आसपास जितने चौकीदार भर्ती किए गए गाँव के में, वो निम्न जात के लोग थे। निम्न जात के लोगों को चौकीदार अंग्रेजों ने क्यों बनाया? क्योंकि उनका यह मानना था कि गांव में इनको चौकीदार बनाएंगे तो एक लाल साफा पहनकर खड़ा तो होगा गांव में, थोड़ा हाथों बल तो आएगा उनके। ये और बात है कि जमींदार के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी चौकीदार की, लेकिन फिर भी ये नौकरी दिया गया। आप चौकीदारों की सूची निकाल लीजिए, सब निम्न जात के लोग। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया देखिए, उसके पहले जो न्यायिक प्रक्रिया का पूरा ढांचा था जो हमारे सामंती व्यवस्था में, वो जज न्याय सिर्फ उच्च वर्ग के हाथ में था, वो भी ब्राह्मण के हाथ में था और किसी जात के हाथ में था ही नहीं।
माने जज जो होगा वो सिर्फ ब्राह्मण होगा। अंग्रेजों ने इसको भी तोड़ा कि नहीं, जज कोई भी बन सकता है जो योग्य होगा, जिसको हम नियुक्त करना चाहें। भारत की और पूर्वांचल की जाति व्यवस्था का जो देखिए, जो पूरा जो एक तरीके से ये ढांचा है, बड़ा अमानवीय ढांचा है, वो मानवीय है ही नहीं। तो ये चीज तो रही है। ये 1857 के विद्रोह को जो हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे लोकगीत भी हमको मिलते हैं, और जो उस लोकगीत में जो उनका जुड़ाव है वो किसी उच्च वर्ग से नहीं है। उनके निम्न वर्ग के जो संघर्ष हैं, जिस तरह का शोषण है, जाति व्यवस्था को लेकर जो चीजें हैं, वो सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। आपको क्या लगता है कि जब ये 1857 से पहले तो जो हमारा समय है, तभी इस तरह के लोकगीत प्रचलित रहे हैं? लोकगीत सदियों से हमारे समाज में मौजूद है, और दरअसल लोकगीत को मैं ये मानता हूँ कि जो लोकगीत है वो वाचिक परंपरा के इतिहास है और अनपढ़ समाज के इतिहास है। मैंने आपसे कहा कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को कभी पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ाई ज्ञान था ही नहीं, और खास करके स्त्रियों को और दलितों को कभी पढ़ने का अधिकार तो था ही नहीं। जब पढ़ने का अधिकार ही आप नहीं दिया था, तो एक स्त्री के अंदर भी कुछ पीड़ा होगी, कुछ सोच होगी, कुछ दर्द होगा, और उसको आपने पढ़ने दिया नहीं है, तो व्यक्त कहाँ करेगा जी। लोकगीतों का विश्लेषण करिए तो आप पाएंगे कि 80% लोकगीत जो है वो स्त्रियों के द्वारा गाए गए, स्त्रियों के लोकगीत, यानी स्त्रियों ने अपनी उस पीड़ा को, जो कि वो पढ़ी लिखी होती व्यक्त करती नहीं कर पाई, उनको लोकगीतों में व्यक्त करती है। लोकगीत वाचिक परंपरा में अनपढ़ का शास्त्र है, वेद है, तो उसके पुराण है, उसके किताब है, ग्रंथ है। तो ये तो पहले से ही रहा है, अनपढ़ समाज अपनी पीड़ा को लोकगीतों में व्यक्त करता है। आपने कहा कि 1857 के विद्रोह में ज्यादातर जो है गीत है आम जनता के थे। देखिए, आम जनता के गीत होने के बावजूद भी बहुत सारे गीत सामंतों के लिए ही गाए गए। सामंतों ने कुछ हद तक जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी ईमानदारी से, उसके साथ जनता भी गोलबंद हुई। ये तो जहाँ आपको बिहार के कुंवर सिंह का नाम, कुंवर सिंह पर बहुत सारे लोकगीत आपको मिलेंगे, होली गीत भी मिलेंगे, चैता भी मिलेंगी, जो है कजरी भी मिलेगी। कुंवर सिंह ने बहुत हद तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समझौता नहीं किया। जहां जनता को लगा कि नहीं, हमारा जो नेता है, हमारा राजा ही नेता था उस समय, हमारा नेता समझौता नहीं कर रहा है फिरंगियों से, उसके खिलाफ तन कर खड़ा है, तो उसको नायकत्व तो उसको प्रदान करते, तो हीरो को बनाते हैं। चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात है, उस पर भी गीत है, कुंवर सिंह पर भी गीत है, तो इस तरह के तथ्यात्मकों पर भी गीत है, इस तरह के गीत हैं। लेकिन 1857 में जनता, जब दूसरे फेज में जनता सीधे सीधे रेल की पटरियां तोड़ने लगती है और अंग्रेजों के खिलाफ जनता भी उतरती है, तब कुछ गीत जनता से जुड़े हुए लोगों पर लिखे गए हैं। लेकिन ये नहीं आप कह सकते हैं कि सामंतों का गीत नहीं है, सामंतों को काफी गीत है जी। ये सब जो 1857 को लेकर के हमारे पास जो अलग अलग व्याख्याएं हैं, इतिहासकारों में एक धारणा ये है कि ये दरअसल जो पश्चिमी इतिहासकार है कि दरअसल ये सामंतों का विद्रोह है, जनता का विद्रोह तो है ही नहीं। दूसरी एक धारणा ये भी है कि जो ये आंदोलन है, दरअसल ये एक तरीके से फौजियों का आंदोलन है। आपको काम करते हुए क्या लगा कि क्या इसकी पृष्ठभूमि जो बताई गई है, एक घटना हुई और उससे आंदोलन, या इसके पीछे कहीं परंपरा आपको मिलती है? ये देखिए, ऐसा है कि किसी भी आंदोलन और किसी भी विद्रोह की एक निश्चित जो है दिशा पहले से तय नहीं होती है। पहले ये बात सही है कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ सामंतों ने ही किया, बिल्कुल सही बात है, सामंतों के अपने कारण थे। लेकिन मैंने जैसा कहा कि किसी भी आंदोलन को जब वो चलने लगता है तो उसके अंदर से उसके विचार पनपते हैं और उसके अंदर से उसकी दिशा और दशा तय होती है। जो वर्तमान किसान आंदोलन में भी आप देख सकते हैं कि वर्तमान किसान आंदोलन का प्रारंभ पंजाब के किसानों से होती है, हरियाणा का किसान बाद में शामिल होता है, और फिर उसके बाद
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान शामिल होता है, राजस्थान का किसान शामिल होता है, और पूरे देश के किसान उसमें शामिल होने लगते हैं। ये क्या है कि आंदोलन ने अपनी दिशा तय की, अपने सरोकार तय किए, और लगातार वो तय कर रहा है। एक समय वो तीनों कृषि कानूनों की बात कर रहा था, आज वो कह रहा कि नहीं, ये तो पूरी की पूरी सत्ता संरचना ऐसी है जो हम किसान विरोधी है। तो ये वहां तक भी जा रही है, अपनी सत्ता के साथ हम कैसे लड़ाई लड़े, इस पर वो किसान तैयार होने जा रहे हैं। उसी तरह 1857 के पूरे विद्रोह को आप प्रारंभ तो होता है सामंतों के द्वारा, लेकिन सामंतों में कुछ जनप्रिय भी सामंत थे, और वो समझौता जब नहीं करते हैं अंग्रेजों से, और समझौता जैसे सतारा हो गया, या मान लीजिए सिंधिया हो गया, होलकर हो गया, निजाम, ये सब ने अंग्रेजों के साथ इन्होंने समझौता किया। तो जाहिर है कि उनके साथ जनता तो नहीं खड़ी हुई ना, कहीं भी नहीं दिखाई देती कि उनके साथ जनता खड़ी हुई। लेकिन जिन लोगों ने कहीं भी बगावती तेवर अंग्रेजों के साथ अपनाया, जनता को लगा कि अरे भाई ये तो एक औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लोग लड़ना चाह रहे हैं, तो हम भी शामिल हो जाए। जनता दूसरे पेज में शामिल होती है। सैनिक विद्रोह की जहां तक बात करते हैं, हर आंदोलन में देखिए विभिन्न कारक जुड़ते हैं। सैनिक भी जुड़ता है, युवा भी जुड़ता है, किसान भी जुड़ता है, राजा भी जुड़ता है। वो जुड़े जो उस समय संरचना थी। आज भी मान लीजिए जो किसान आंदोलन चल रहा है, तमाम युवा भी समर्थन दे रहे हैं, एक्टिविस्ट भी समर्थन दे रहे हैं, किसान भी समर्थन दे रहे हैं, महिलाएं भी समर्थन दे रही हैं, और भूतपूर्व सैनिक भी समर्थन उसको दे रहा है, आज भी दे रहा है। तो 1857 का पूरा संग्राम जन संग्राम में अंत तक जाते जाते बन जाता है, और बहुत जगहों पर जनता भी उसमें शामिल होती है। तो उसके आप एक रूप में उस पूरे आंदोलन को परिभाषित नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कर जी सर, मैं फिर किसान आंदोलन को लौटता हूँ, क्योंकि समझना हम चाहते हैं किसान आंदोलन को। उस आंदोलन को लेकर के जो धारणा बनी हुई थी कि बाबा रामचंद्र ने नेतृत्व किया, और उसकी धारणा के केंद्र में कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी जो दृष्टियां हैं वो प्रचलित रही हैं। इन सारी बातों को इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि ब्राह्मणवाद से जितनी चीजें नुकसान हुई हैं, उनको कम से कम समझने का प्रयास किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात इसी में जुड़ती है कि इतिहास को देखने का जो नजरिया है, आपको नहीं लगता है कि क्या अगर सबाल्टर्न स्टडीज नहीं आई होती या अम्बेडकर का हमारे पास दर्शन नहीं होता, तो क्या इतिहास को वैसे समझ पाती जिस तरह से हम आपने देखा है? देखिए, ये तो हमेशा कहा जाता है, बहुत बड़े विद्वान का कथन है कि आप जो है हिरणों का इतिहास बहेलिया नहीं लिखेंगे। हिरणों का इतिहास बहेलिया लिखेगा तो यही दिखाएगा ना कि हम कैसे तीर चला के इसको मार दिए, बस यही दिखाएगा। हिरणों का क्या दुख दर्द है, ये बहेलिया नहीं लिखेगा, बहेलिया को शिकार करता है। तो जो लोग शोषक हैं, अगर वही लोग इतिहास लिखेंगे तो जाहिर है कि वो शोषण तंत्र का जो पूरा का पूरा एक तरीके से कहिए कि घेरा है, उसको नहीं तोड़ेगा। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री में हस्तक्षेप करना है तो उसी समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा जो सताए गए हैं, जिनका शोषण हुआ है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उस समाज के लोग को इतिहास को नहीं उतारेंगे तो कभी भी ईमानदारी से इतिहास नहीं लिखा जाएगा। मैं बाबा रामचंद्र को आता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण मैं सीधे सीधे बाबा रामचंद्र को शून्य नहीं कर रहा। बाबा रामचंद्र का एक हद तक योगदान है किसान आंदोलन में, लेकिन बाबा रामचंद्र इस पूरे किसान आंदोलन के नेतृत्व करता नहीं है। मैं आपसे इस बात को मैं आपको प्रमाणों के साथ रखना चाहूँ। बाबा रामचंद्र के पूरे इतिहास को समग्रता से देखिए। बाबा रामचंद्र जी शुरुआत में वो महाराष्ट्र में पैदा होते हैं, ब्राह्मण परिवार से आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पर कहीं पूड़ी बनाते हैं बेचते हैं, कहीं सब्जी बेचते हैं। इस तरह अपना जीवन यापन करते करते एक समय ये आता है कि वो फिजी जाना चाहते हैं पैसे कमाने। फिजी जाते भी हैं नाम बदल कर। फिजी जाते हैं तो जो वहाँ काम दिया जाता है थोड़ा अमान्य भी उनको लगता है, फिर वो काम को नहीं करते हैं, और वहां पर एक सरल तरीका वो ये अपनाते हैं कि वो रामचरितमानस, जिसको रामायण कहते हैं, वाचना शुरू करते हैं मजदूरों के बीच में शाम।
गीत गाकर वो पढ़ते हैं और एक लोकप्रिय रामायणी के रूप में स्थापित होते हैं। तो मजदूर जानते हैं, मजदूरों का ये स्वभाव रहा है कि जो दिन भर वो थके काम करते हैं, शाम को थके बैठते हैं, अगर कोई उनके बीच में कुछ धार्मिक बात कहता है तो उसको खिलाते पिलाते अपने साथ रखते हैं। तो बाबा का जीवन में चल गया और कुछ पैसा भी मिलने लगा, दान दक्षिणा भी मिल गया, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको भागना पड़ता है वहां से, क्योंकि एक पत्र वो ऐसा लिख कर भेज दिए थे। वो पत्र इंडिया में कोलकाता में प्रकाशित हुआ और अंग्रेजों को लगा कि कोई पढ़ा लिखा आदमी ये लिखा होगा, और पढ़े लिखे बाबा ही पाए गए और कोई पढ़ा लिखा था नहीं, तो लगा यही आदमी लिखा होगा अंग्रेजों के खिलाफ। फिजी में कुलियों की जो दशा है उसके बारे में यही लिख सकता है। इनको गिरफ्तार वो करने वाले थे, तब तक रात में भाग लिए और भाग कर किसी तरह पानी के जहाज से कोलकाता पहुंचते हैं। वो अलग कहानी है। देखिए, बाबा रामचंद्र जब अवध में आते हैं तो वो सामंतों के घर रहते हैं, राजाओं के घर रहते हैं, वही खाना खाते हैं और वहीं से सुबह वो पीठ पर बस्ता लेकर रामचरितमानस की, जिसको रामायण कहते हैं, गांव गांव जाते हैं। सीताराम अभिवादन करते हैं लोगों से, जय सीताराम, जैसा कि पूर्वांचल में लोग आम अभिवादन में इस्तेमाल करते हैं, और रामचरितमानस गांव में पढ़ते हैं और इस तरह अपना जीवन चलाते हैं। मैं जो जिस बात को कहता हूं कि जमींदार ही किसान का शोषक था, जमींदार ही किसानों से टैक्स वसूलता था, मारता था, सजा देता था, जेल में डालता था, और बाबा रामचंद्र जमींदार के घर ही रहते हैं, तो ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम बाबा रामचंद्र कैसे उठा सकते हैं जो जमींदारों के विरुद्ध में हो? संभव नहीं था। स्वयं बाबा रामचंद्र की जो पत्र है, जो उनकी पूरी फाइल है जो रखी हुई है आर्काइव में, बाबा रामचंद्र जब बीमार होते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं किसी जमींदार राजा को कि टमटम भेज दीजिएगा, मैं आपके घर आ जाऊं, बीमार हूं, दवा भेज दीजिएगा। राजाओं को लिखते हैं और दवा राजा भेजते हैं, खाना राजा देते हैं, पैसा राजा देते हैं, और किसान आंदोलन राजा के विरुद्ध है। तो बाबा रामचंद्र कैसे उस किसान आंदोलन को ईमानदारी से राजा के विरुद्ध नेतृत्व दे सकते थे? नहीं संभव था। देखिए, पूर्वांचल की जनता धर्मवीर होती है। गांव में जो आदमी रामचरितमानस का पाठ कर रहा था, उसकी लोकप्रियता जनता के बीच में बन चुकी थी। वो जनता को बुला सकता था तो जनता आ सकती थी। ये साधु सन्यासियों के साथ ये सुविधाजनक एक अवधारणा बन जाती है। बाबा रामचंद्र के साथ यही अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण थी कि बाबा रामचंद्र गांव गांव में लोकप्रिय हो चुके थे, और जब बाबा रामचंद्र ने एक बार किसानों का आह्वान किया और लेकर सीधे इलाहाबाद पहुंच गए संगम तट पर, तो 500 किसान उनके साथ चले गए और वहां पर जाकर वो मोतीलाल नेहरू से मिलते हैं और कहते हैं कि प्रतापगढ़ में किसानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, चलिए देखिए, आप कुछ करिए। यहाँ से नेतृत्व विकसित होता है बाबा रामचंद्र में, और किसानों को गोलबंदी शुरू कर। ठीक कांग्रेसी आंदोलन की तरह से कांग्रेस किसानों की आंदोलन को नेतृत्व करना चाहती है, लेकिन लगान बंदी की शर्त को नकारती है, यानी लगान किसान न दे, इसको नकारती है। क्यों? क्योंकि सारे जमींदार जो है कांग्रेस के नेता थे, वही लगान वसूलते थे। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि लगान मुक्त जो है समाज बने, यानी लगान न देना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमीन का मालिक बना दिया जाए किसानों को, कांग्रेस नहीं चाहती। यही बात बाबा भी चाहते थे कि लगान तो आप देते रहिए, लगान से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसका प्रमाण यह है कि 27 जनवरी 1921 को गोहन्ना में एक सभा हुई थी। गोहन्ना अकबरपुर के पास एक छोटा सा गांव है। उस सभा में नेहरू भी शामिल थे, अध्यक्षता नेहरू ने किया था, बाबा रामचंद्र भी मौजूद थे। बाबा रामचंद्र ने मंच से छोटा रामचंद्र को लगभग गाली देते हुए बात की थी। छोटा रामचंद्र एक नायक था, फैजाबाद का किसान नेता था, जिसका मूल नाम सूरज प्रसाद था। वो भिन्न वर्गीय किसानों का नेतृत्व करता था और कुछ हद तक बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था, पढ़ा लिखा भी था। उसने किताब भी लिखी है जिसका मैंने जिक्र किया है, कोलकाता भी हुआ है। वो भी सन्यासी के रूप में भी रहा है, भीख भी मांगता था, कहीं रिक्शा भी चलाता था, कई काम करके पेट भरा। लेकिन वो बोल्शेविक क्रांति से इस तरह प्रभावित था कि उसने निम्न किसानों को एकजुट किया और किसानों को कहा नहीं, हम लगान नहीं देंगे,
हम अपनी सत्ता कायम करेंगे। और उसने डीएम की नियुक्ति करी, कलेक्टर की नियुक्ति की, किसानों को फलाना कहा कि अमुक किसान कलेक्टर होगा यहाँ का, ये पुलिस अधीक्षक होगा, ये दरोगा होगा और हमारी सत्ता होगी। पैरेलल गवर्नमेंट बना दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेजी सत्ता के अंदर, ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत एक पैरेलल सत्ता का निर्माण करना। ये बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था सूरज प्रसाद। 27 जनवरी को गोहन्ना की सभा में बाबा रामचंद्र ने बोला कि एक दोगला व्यक्ति मेरे नाम का इस्तेमाल करता है, यानी छोटा रामचंद्र मेरे नाम का इस्तेमाल करता है और आप किसान भाइयों से कहता है कि आप लगान न दें। आप लगान नहीं देंगे तो आप पर गोली चलेगी और आप मारे जाएंगे। ये दोगला व्यक्ति आपको मरवा देगा। जिस दिन आप इस दोगला व्यक्ति से मुक्त हो जाएंगे उस दिन स्वराज आ जाएगा, आपका शासन आ जाएगा। इसलिए आप लोग उसके झांसे में मत आइए, उसके बहकावे में मत आइए, और जो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं उसका पालन करिए, लगाम को दीजिए। ये महत्वपूर्ण बात है हमको इस पूरे बाबा रामचंद्र के नेतृत्व को विश्लेषित करने के लिए। जो व्यक्ति लगान के ही विरुद्ध नहीं है वो किसानों का नेतृत्व नहीं कर सकता था, क्योंकि किसान मारा जाता था सिर्फ लगान से। लगान एक लगान नहीं था कि जो कि दे देना है कि आप मान लीजिए कि अमुक जमीन की इतना लगान देना है। 147 प्रकार के नजरान उपकर थे, लगान के अलावा उपकर थे, सब टैक्सेस थे। तो लगान के अलावा उसको हथिया मन, घोड़वा मन, लठिया मन, नजराने अलग ये नजराने थे। एक गरीब किसान के पास बचता ही नहीं था कुछ भी। वो जो पैदा करता था वो सब लगान में ही चला जाता था, नजराना में चला जाता था, तो उसके पास कुछ नहीं। बेदखली अलग से, जमीन बेदखल कर दिया जाए। इसलिए मूल किसान नेता जो थे वो सूरज प्रसाद और छोटा रामचंद्र थे, मदारी पासी थे हरदोई के। इन किसानों ने, इन किसान नेताओं ने लगान का विरोध किया, अपनी सत्ता बनाई और सीधे सीधे वो फ्यूडल क्लास से लड़े, जो कि पसंद नहीं था। बाबा रामचंद्र ने कभी भी जमींदारों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी ही नहीं, इसलिए मैं उनको मूल नेतृत्वकर्ता नहीं मानता हूँ। एक तरीके से सुविधा भोगी समाज से आए हुए थे और कुछ हद तक किसानों के गुस्से को डिफ्यूज कर रहे थे और डिफ्यूज करके वो कांग्रेसी राजनीति में उनको मिला देना चाहते थे। बस इतना उनका योगदान। एक नेहरू ने अपना विश्वविद्यालय इंडिया में उल्लेख किया है, जिसमें 500 लोगों को लेकर पहुंचे हैं, संगम के इस पार है। एक आदमी पहुंचता है कि आप आइए और नेतृत्व करिए। तो कहते हैं कि पहले तो मेरे बाबूजी ने कहा कि जाने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये मामला सब ऐसे ही है। तो मैं इसके बाद में जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ कि ये एक बाबा है, लेकिन ये ले तो आए लेकिन इन्होंने किसानों को शिक्षित नहीं किया कि आंदोलन क्या है, आंदोलन को लेकर समझ क्या है, करना क्या है, बस खाली ले करके चले आए। तो आपकी बात इससे भी मुझे मिलती है कि हाँ, दोनों तत्व हमारे एक हो रहे हैं। लेकिन इसी में एक बात और है, जैसे आपने कहा कि जो किसानों का जो शोषण है वो उसको रेखांकित करने वाले जो इतिहासकार रहे हैं वो मूलतः उच्च वर्गीय रहे हैं, वो निम्न वर्ग को नहीं समझ सकते हैं कि उनका शोषण के तरीके क्या रहे हैं, कितने तरह से उनका शोषण किया गया है। लेकिन एम एन श्रीनिवासन ने एक जगह लिखा हुआ है जो इस पूरी डिबेट को एक नए तरीके से संबोधित करते हैं। वो कहते हैं दरअसल ये जो शोषण का पूरा इतिहास है वो इतिहास जुड़ा है हमारी प्रॉपर्टी से। जिस गांव में जिस जाति का प्रभुत्व है वो जिसका प्रभुत्व है वो शोषण करता है। तो इसको जाति से देखा जाए शोषण को, या फिर ये देखा जाए कि ये दरअसल जिसके पास प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से इसको धन से। आपकी बात महत्वपूर्ण है, बात सही है कि जो भी प्रभुत्व वर्ग होगा ना वही शोषक होगा। ब्राह्मणवाद जब मैं कहता हूँ कि शोषक है, तो ब्राह्मणवाद सिर्फ ये मतलब नहीं कि वो ब्राह्मण जात से वो व्यक्ति पैदा है इसलिए वो ब्राह्मणवादी है। हम ब्राह्मणवाद के पूरी अवधारणा में एक ऊंच नीच की भावना, गैर बराबरी की भावना को हम ब्राह्मणवादी कहते हैं। अगर वो ऊंच नीच की भावना मेरे अंदर है तो मैं भी ब्राह्मणवादी हूँ। उत्तर प्रदेश में एक दलित नेता बहुत महत्वपूर्ण पद पर रही है, उनके आचरण बहुत हद तक वो ब्राह्मणवादी रहे हैं। तो लेकिन
ये बात सही है कि जो भी फ्यूडल क्लास बन जाएगा, चाहे वो किसी जाति का आदमी हो, वो शोषक होगा, शोषण करने के औजारों का इस्तेमाल करेगा। ये धन के साथ बड़ा विडंबना यह है कि धन का संकेंद्रण जो होता है ना, ये दरअसल शोषण करके ही ज्यादातर होता है। जी ज्यादातर शोषण करके ही होता है। लेकिन दरअसल कितने लोग ऐसे हैं जो गांव में फ्यूडल क्लास बनेंगे, गैर माने अपर कास्ट के, ये महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल जो भारतीय जाति व्यवस्था और पूरी आर्थिक व्यवस्था है, उसमें बहुत सीमित लोग ऐसे बन पाएंगे जो दूसरी जाति, निम्न जातियों के हो, वो फ्यूडल क्लास के रूप में दिखाई दे। यानी कि 95% फ्यूडल क्लास अपर कास्ट ही बनेगा, यह रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए शोषण वही ज्यादा करेगा। आप स्वयं अवध प्रांत में देखिए, अवध प्रांत में 300 के आसपास जो है राजे रजवाड़े, छोटे छोटे जमींदार, तालुकदार रहे। ये केवल 2 जगह ऐसी मिलती है जमींदारी कुर्मी जात की। एक तो मैंने सहमुख पश्चिम गांव की, वो कुर्मी जमींदार था, और एक जमींदार जो था वो मोहान एक जगह है लखनऊ के पास, वहां पर। बाकी तो सारे दूसरे ही थे। तो महत्वपूर्ण यह है कि ये बात सही है कि जो भी फ्यूडल क्लास के रूप में परिवर्तित अपने को कर लेगा वो शोषक होगा। लेकिन फ्यूडल क्लास में परिवर्तित कितने होंगे निम्न जाति के लोग, ये दूसरा सवाल है। सर, ये किसान आंदोलन को लेकर के खास तौर से अवध के किसान आंदोलन को 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल में आपको अवध के किसानों में कुछ बदलाव नजर आता है कि वो विद्रोही चेतना, अपने सवालों को लेकर के सत्ता के साथ जो टकराहट है, कुछ ऐसा नजर आता है आपको? महत्वपूर्ण चीज नेतृत्व की है, फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। तो नेतृत्व है, नेतृत्व के बिना कोई भी किसान आंदोलन चल नहीं सकता है। देखिए, किसान सबसे कम शिक्षित वर्ग है और गांव में रहता है, साधन संपन्न नहीं है, तो नेतृत्व मिलना चाहिए। और नेतृत्व, जैसा कि मैंने कहा, हमेशा थोड़ा सा बेहतर स्थिति में रहने वाला किसान ही दे सकता है। ये पूर्वांचल की कमी है, क्योंकि वो नेतृत्व आ नहीं पा रहा है। वो नेतृत्व जिनसे द्वारा आना चाहिए वो उच्च वर्ग के लोग हैं, और इस पता नहीं क्यों उनके दिमाग में बात डाल दी गई है कि हमारी सत्ता है, इसलिए हम इसको खोना नहीं चाहेंगे। ये और बात है कि शोषण उनका भी होगा। जब कृषि संरचना पूरी तहस नहस होगी तो नुकसान उनका भी उतना ही होना है जितना निम्न वर्ग का आदमी होगा, कोई अंतर नहीं होगा। एक चीज देखिए कि जो वर्तमान किसान आंदोलन है और अवध का किसान आंदोलन है, जो 1920 और 22 में घटित होता है, और वर्तमान किसान आंदोलन जो आप 20 और 21 में घटित हो रहा है, तिथियां बड़ा 20 से 21 और बड़ा आपको लगेगी, कॉमन से लगेगी। आप कॉन्सेप्ट को देखिए, बड़ा करीबी रिश्ता बनता है। 3 कृषि कानून एक स्वामित्व से वंचित करने जा रहा है, और वो पूरी लड़ाई अवध के किसान विद्रोह स्वामित्व की लड़ाई है। लगान नहीं देना या लगान की मार से बेदखल हो जाना, स्वामित्वहीन हो जाना है। दूसरी चीज, अवध के किसान आंदोलन में किसान सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, जमींदारों के गोदाम लूटता है, अन्न चाहिए उसको, अन्न जमाखोरी को लूटता है। जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। वर्तमान कृषि कानून में जमाखोरी शामिल है। माने आप कोई भी आदमी असीमित अनाज खरीद सकता है, उसको स्टोर कर सकता है, जमाखोरी का एक नया रूप दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए मुद्दे कितने सिमिलर है, बहुत अलग नहीं। वर्तमान किसान आंदोलन का एक बिंदु यह है कि किसानों की उपज का कोई मूल्य नहीं मिलेगा, माने गारंटी मूल्य नहीं मिलेगा। एमएसपी जिसे कहते हैं, आपको गारंटी कर दीजिए कि इतना न्यूनतम मूल्य मिलेगा ही मिलेगा, जिसके लिए किसान परेशान। तत्कालीन समय में देखिए, किसान की उपज का कोई मूल्य ही नहीं है। जो पैदा कर रहा है वो सब लगान में चला जाता है, लगान अनाज से ही देता था। तो जमींदार जी ने सब ले लिया, तो उसके पास अनाज ही नहीं बचा, कुछ भी नहीं, खाने तक का नहीं बचा, भूखे मरने की स्थिति थी। स्थिति यह थी कि अवध के किसान लगान देने के लिए अपनी बेटियां बेचता था। ये स्वयं मेहता ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा है। मेहता एसडीएम रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेजों के। उन्होंने कहा है कि अवध प्रांत का किसान अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बेच कर लगान देता था,
कितनी दुखद स्थिति थी। और यही कारण है कि जौनपुर के किसान अवध के किसानों से अपनी बेटी नहीं ब्याहते थे। वो कहते थे कि बेटी ब्याहेंगे तो ये तो बेच देगा जाकर लगान देने के चक्कर में। इतनी दुखद स्थिति थी अवध की कि किसान के अनाज का कोई भी मूल्य ही नहीं था। आज भी किसानों के अनाज का वही मूल्य ही होने का मूल्य मांग रहा है। परिस्थितियां बड़ी अजीब है, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब के किसानों का नेतृत्व मिल चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक तरीके से जुगदार किसान है, कैश क्रॉप बोते रहे हैं, गन्ने की खेती करते रहे हैं और वहाँ आंदोलन पहले से ही मजबूत स्थिति रहा है। पूर्वांचल में बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि आज जो दिशा है किसान की और जो स्थिति है वही नियत बन चुकी हो, कल भी वही होगा, नहीं कहा जा सकता है। आने वाले समय में हो सकता है परिस्थितियां बदलेगी और अवध किसान आंदोलन का एक नया रूप भी देखने को मिलेगा। अवध किसान आंदोलन आपने लिखा है कि उस समय किसानों को कई बार कर देना पड़ता था कि कुछ वहां नोट होता नहीं था, यानी सब कुछ मौखिक रूप से है। राजा साहब इतनी बार कहते हैं उतनी बार कर देना है। तो एक बार क्या हुआ कि फसल उठी और फसल के बाद उसने अपना दे दिया राजा साहब को, अगली बार फिर उन पर कर लगा दिया गया। तो ये जो प्रक्रिया उस समय दिखाई पड़ती है, आज हम देखते हैं तो कई बार देखे कि कर का दूसरा रूप है कि पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, डीजल की कीमत हर दिन बढ़ रही है, यानी उपज आपकी जितनी होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन उसका कर हमसे कितनी बार लिया जाएगा हमको पता नहीं। यानी बचत का, अपने परिवार चलाने का कोई भी किसी के पास कोई एस्टिमेट नहीं कि इस महीने कितना खर्च हमको लगने वाला है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का आपने बात रखी। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें और जोड़ लीजिए जी, कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं है देश में जिसकी एमआरपी पहले से लिखी ना हो। आप एक पेन भी खरीदते हैं उसकी एमआरपी लिखी हुई है। किसान के गेहूं की कोई एमआरपी लिखी ही नहीं है, धान की कोई एमआरपी है ही नहीं, टमाटर की कोई एमआरपी है ही नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान की किसी भी उत्पाद की कोई भी एमआरपी तय नहीं है जो मांग रहे, और बाकी किसान जो भी खरीदता है, खाद खरीदता है उसकी एमआरपी तय है, बीज खरीदता है उसकी तय है, पेस्टिसाइड खरीदता है उसकी तय है। तो जो आप उस किसान को दे रहे हैं वो तो आप एक मूल्य पर दे रहे हैं, लेकिन किसान जो पैदा कर रहा है उसकी कोई आप मूल्य नहीं दे रहा है। फैक्ट्री में अगर कोई व्यक्ति अपना शर्ट बनाता है या कोई भी उत्पाद करता है तो उसकी कीमत वो तय करता है, हम इतने में बेचेंगे। किसान अपने उत्पाद का कोई कीमत तय ही नहीं कर सकता है और उसकी कीमत आप तय करेंगे। ये कितनी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि किसान जो भी पैदा कर रहा है उसकी कीमत तो तय ही नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये दुर्भाग्य है। किसानों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि अपने उत्पाद का वो एमआरपी तय करें कि हमने पैदा किया इस पर हम बेचेंगे, इससे कम में कोई नहीं बेचेगा। ये क्यों नहीं होती है? साबुन के पूरे बाजार में आप देखिए विभिन्न कंपनियां सबके दाम तय है एक तरह से, किसानों के लिए कुछ भी नहीं होता है। किसानों के साथ आपने ये कहा कि पहले लगान से, विभिन्न तरह के लगानों से किसान मारा जा रहा था। आज किसान पर तमाम आपने जो किसानों को उपयोग में आने वाली चीजें उस पर आप रोज दाम बढ़ा रहे हैं, और इतना ही नहीं कर रहे हैं, इतना भी करते तो हम कहते गनीमत थी। किसान अपने खेत में गेहूं बो रहा है लेकिन उससे बीज नहीं बना सकता है, छीन लिया गया है उससे अधिकार। दंकल जब लागू हुआ तभी ये बात हुई थी कि ऐसा होगा, और लोग कह रहे थे कि समझाने वाले भक्त जो थे कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, और आज सामने है। हम गेहूं से गेहूं का बीज अब नहीं बना सकते हैं। पहले किसान बीज नहीं खरीदता था, जो धान बोता था उसी में से बीज बना लेता था, गेहूं बोता था उसी में से बीज रख लेता था, वही अगली साल बोता था। अब ऐसा नहीं है, अब बीज बार कंपनी से खरीदेंगे तभी बोएंगे, तभी उत्पादन होगा। इसके अलावा जिस कंपनी का बीज बोते हैं वो कंपनियां उस बीज के लिए कितनी पानी चाहिए वो निर्धारित करती है, उसमें कौन सी पेस्टिसाइड इस्तेमाल होगी वो निर्धारित करती है। ऐसे ऐसे टमाटर की फसल आ गई है, गोभी की आ गई है कि अगर आप उसमें कंपनी का पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होना। और यहाँ तक इतने सातिर कंपनियां हैं, मेसेंटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां की हवा में वायरस छोड़ती है। गाजर घास पूरे इंडिया में फैल चुकी है, अपने आप तो नहीं फैली है ना। गाजर घास से क्या उपयोग है?
वो तबाही तबाही वो उससे बीमारियां पैदा कर रही है, एलर्जी पैदा कर रही है, तो एलर्जी की दवा खरीदिए। आप देखिए कितने शातिर लोग हैं, हवा में जो वायरस जाएगा वो आपकी सब्जी पर वो कीड़े पैदा करेगा, वो कीड़े आपके सब्जी पर लगेगा, उस कीड़ों को मारने के लिए उसी कंपनी की दवा इस्तेमाल करिए, तब आप सब्जी उगाएंगे। तो किसानों को तो हमने गुलाम बना लिया है, आज भी गुलाम बना लिया है। अगर किसान चाहे तो बिना पेस्टिसाइड के लौकी नहीं पैदा कर सकता, बैगन नहीं पैदा कर सकता है। आप करके देखिए कितने पैदा आप कर पाते हैं। ये दुर्भाग्य है। हम लोग अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत है और आज के समय में किसानों की बात की जाए या किसी और श्रमिक वर्ग की बात की जाए, लोग सुनना चाहते नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी बातचीत के साथ हम किसान आंदोलन को समझ ही रहे हैं, लोगों के जो व्यवहार है उनको भी हम समझने का प्रयास करें कि हमारा जो मध्य वर्ग है उसका रवैया क्या है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की गई और व्याख्या न कहा जाए, इस पर आरोप लगाए गए और इस आरोप की एक तरीके से मध्य वर्ग ने उसमें अपना सहयोग भी किया। यानी उस वर्ग ने कहीं ने इसका काउंटर किया कि किसानों के ऊपर चाहे आतंकवादी होने के हों, चाहे खालिस्तानी होने के हों, चाहे देशद्रोही होने को, ये आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं, लेकिन लगाए गए। और उसका प्रमाण ये मिलता है कि जब 26 जनवरी वाली जो घटना है, जैसे घटना घटती है, इसके बाद एक सोशल मीडिया पर लगातार चीजें आने लगती हैं कि किसानों को उसमें खलनायक माना जाने लगता है। किसानों के ऊपर काम करते हुए आपको कहीं भी इस तरह की कोई और घटनाएं मिलती हैं या इस तरह के मध्यवर्ग का चरित्र दिखाई पड़ता है? देखिए, भारतीय मध्य वर्ग का जो चरित्र है वो बौद्धिक रूप से बड़ा संकीर्ण रहा है। ये कभी व्यापक दायरे में बातों को सोचता ही नहीं है, और व्यापक दायरों का मतलब जनहित के दायरों पर नहीं सोचता है। वो आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध और एक तरीके से कहिए कि वो आत्म प्रशंसक के अलावा यहाँ का मध्यम वर्ग बना ही नहीं। और वो पूरी की पूरी सोच इतनी संकीर्ण दायरे में वो सोच रहा है कि उसको लगता है कि ये तो किसान अपने मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको मेरा क्या। दरअसल ये मुद्दा सबका है और सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग का है। इसको तब पता चलेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। किसान जो वर्तमान किसान आंदोलन है वो समग्रता में इस देश की अस्मिता और देश की आजादी को बचाने का आंदोलन है, लोकतंत्र के बचाने का आंदोलन है। इसको समझने की जरूरत है। उसके केंद्र में वो 3 कानून है जिसके लिए वो संकित हुआ है, लेकिन तीनों केंद्र के जो कानून है जिनके विरुद्ध में किसान आज खड़ा है, दरअसल ये पूरे सत्ता संरचना के वर्ग चरित्र को प्रतिबिंबित करने वाले कानून हैं, जो अलोकतांत्रिक हैं, जो जुल्मी हैं और हर हाल में कारपोरेट परस्त है। यानी कि पूरी की पूरी किसानी संरचना को कारपोरेट के हाथों में जब बेची जा रही है तो केवल खेत नहीं बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट भी बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन भी बेचे जा रहे हैं, नौकरियां भी बेची जा रही हैं। तो मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल। सबसे पहले किसान तो फिर भी मजदूर बनकर भी अपना पेट पाल लेगा, लेकिन जिनको मजदूरी करनी नहीं आती है उनको आत्महत्या करना पड़ेगा, इसलिए मध्यम वर्ग ज्यादा मरेगा। आज जो किसान 200 की संख्या में जो सड़कों पर आंदोलन करते हुए मरे हैं, वो शहीद हो चुके हैं, वो उपकार कर रहे हैं इस देश की जनता पर। इस बात को हमें सोचना चाहिए। वो उपकार कर रहे हैं इस देश पर, वो उपकार कर रहे हैं इस देश के बुद्धिजीवियों पर, जो सड़क पर भीषण जाड़े के मौसम में भी खुले आसमान में कंबल के सहारे रात काट रहे हैं। इसलिए हमें उनको नमन करना चाहिए। और असली देश के वारिस हुआ है, इस देश के असली कहिए कि देश पे भी हुआ है। बाकी जो कुछ है आप कितना भी उनका मजाक उड़ा लीजिए, कितना भी उस पर आरोप लगा लीजिए, इतिहास माफ नहीं करेगा और आने वाले समय में पुनः तय होगा कि कौन सही दिशा में था और कौन गलत दिशा में था। सर, बस अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और फिर वहीं पर करता हूँ। इस आंदोलन को देख करके क्या उम्मीदें जगती हैं आपके दिमाग में? क्या उम्मीदें इससे आप करते हैं? मुझे तो इस किसान आंदोलन से अंतिम उम्मीद जगती है। मैंने इसके बाद हमें अगर ये किसान आंदोलन किसी भी तरह से अपमानित करके
या आरोप लगाकर इसको एक तरीके से कहिए कि असफल कर दिया गया, तो मुझे देश का भविष्य अंधकार में लगता है। इसलिए मुझे अंतिम उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है वर्तमान किसान आंदोलन में, जो इस पूरे जिस आजादी को हमने हासिल किया है उसको अगर बचाना है और बचा ले जाएगा तो उसका श्रेय इस किसान आंदोलन को दिया जाना चाहिए था। एक बड़ा खतरा था जिसके विरुद्ध में किसान तल कर खड़े थे। सर, किताबी दुनिया की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सवालों से आपको बहुत परेशान किया है। नहीं, मुझे दरअसल हम किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए समझना चाह रहे थे कि किसान आंदोलन जो वर्तमान है, जो किसान आंदोलन है और हमारा जो और का किसान आंदोलन है, उसके बीच क्या जो अंतर आया है, जो हमारी पूरे ये 100 साल का इतिहास है उसको कैसे देखा जाए, इसलिए